तो नमस्कार दोस्तों, हमारी जो मुगल वंश की एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने कल बाबर तक कंप्लीट किया था। बाबर के बाद जो आगे के राजा आते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, बाबर के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि जो बाबर की मृत्यु होती है 1530 में होती है। कहाँ होती है? आगरा के आरामबाग पार्क में होती है, लेकिन उसको उसकी इच्छानुसार काबुल में दफनाया जाता है। ठीक, तो इससे आगे हमें देखना है। देखिए, जो बाबर होता है, बाबर के 4 बेटे होते हैं। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के 4 बेटे होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो इसमें जो हुमायूं होता है, हुमायूं की माँ का नाम कौन था? हुमायूं की माँ थी माहम सुल्तान। और कामरान और अस्करी की जो माँ होती हैं वो होती हैं गुलरुख बेगम। ठीक, कामरान और अस्करी की जो माँ थी वो कौन थी? गुलरुख बेगम थी। और हिंदाल की माँ का नाम होता है दिलदार अगीचा। हिंदाल जो था उसकी माँ का नाम क्या था? दिलदार अगीचा। ठीक, तो याद रखेंगे। हुमायूं की माँ का नाम माहम सुल्तान, कामरान कामरान और अस्करी की माँ का नाम गुलरुख बेगम, और हिंदाल की माँ का नाम होता है दिलदार अगीचा। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि जो हुमायूं जो जब राजा बना था, तो हुमायूं एकमात्र ऐसा राजा था मुगल वंश का जिसने अपने भाइयों में भी क्या किया था? अपने साम्राज्य को विभाजित किया था। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि देखिए, जो कामरान था, कामरान को उसने काबुल व कांधार वाला इलाका दिया था। अस्करी को उसने संभल की जागीर दी थी। और हिंदाल को उसने जो है अलवर की जागीर दी थी। तो याद रखेंगे, जो हुमायूं था, हुमायूं ने कामरान को काबुल व कांधार दिया था, अस्करी को संभल दिया था और हिंदाल को अलवर की जागीर दी थी। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, हुमायूं जो होता है, हुमायूं का जन्म कब होता है? 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। तो हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में होता है। उसके अलावा अब हुमायूं का जो कार्यकाल है आप देखेंगे 1530 से लेकर 1540 तक ये राजा के रूप में यहाँ पे काम करता है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाता है? निर्वासित कार्यकाल इसका शुरू हो जाता है। यानी क्या होता है? उसके बाद शेषा सूरी का कार्यकाल यहाँ शुरू होता है और फिर बाद में शेषा सूरी को हरा के फिर से यहाँ पे स्टार्ट करता है 555 से 56 के बीच में। ठीक, अभी देखेंगे इसके बारे में क्या क्या हुआ था इसमें करके। तो देखिए, फिलहाल देखिए, हुमायूं का जो जन्म होता है कहाँ होता है? 6 मार्च 1508 को काबुल में होता है। उसके अलावा हुमायूं का जो मूल नाम था वो क्या था? नसरुद्दीन महमूद। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। हुमायूं का मूल नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद था। उसके अलावा देखिए, हुमायूं के गुरु का नाम मौलाना इलियास या मौलाना अल्दीन रहुल्ला। हुमायूं के जो गुरु थे वो कौन थे? मौलाना इलियास या मौलाना अल्दीन रहुल्ला इनके गुरु का नाम था। उसके अलावा हुमायूं की जो पत्नी थी उनका नाम कौन था? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। और हुमायूं का जो राज्याभिषेक था 30 दिसंबर 530 को हुआ था। आपको पता होगा 530 में ही बाबर की मृत्यु होती है और 530 में हुमायूं का राज्याभिषेक भी होता है। अब देखिए, हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान था, हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान था कब होता है? 1531 में होता है। 1531 में होता है कालिंजर में। कहाँ हुआ था? कालिंजर में हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था? प्रताप रुद्रदेव करके एक राजा थे, उनके खिलाफ हुआ था। ठीक, तो हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान था, हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान था कहाँ हुआ था? 1531 में कालिंजर में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ हुआ था। और इसमें जीता कौन? और इसमें जीता कौन था? हुमायूं जीता था। प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में जो पहला सैन्य अभियान हुआ था 1531 में, तो उसमें हुमायूं जीत गया था। और हुमायूं यहाँ से क्या किया? उसने यहाँ पे अपनी शासन सत्ता स्थापित नहीं की, बल्कि यहाँ से क्या किया? उसने बहुत सारा धन लेकर यहाँ से लूट के ले गया और कहाँ चला गया? जौनपुर चला गया। ठीक, क्यों गया? क्योंकि जो उसमें हुमायूं के समकालीन एक गुजरात का शासक था बहादुर शाह। ठीक, हुमायूं का समकालीन कौन था? जो बहादुर शाह था, उसका वर्चस्व बढ़ रहा था। तो उसकी शक्ति को रोकने के लिए उसने क्या किया? धन एकत्रित करने के लिए ये युद्ध किया था। यानी इसका कालिंजर अभियान का उद्देश्य क्या था? एक तरह से धन एकत्रित करना इसका उद्देश्य था। तो याद रखेंगे, हुमायूं का जो पहला सैन्य अभियान रहा 1531 में हुआ था, कालिंजर में हुआ था, प्रताप रुद्रदेव वर्सेज हुमायूं, और इसमें जीता कौन था? हुमायूं जीत गया था। और वहाँ से वो बहुत सारा धन लेकर जौनपुर लौट गया, क्योंकि गुजरात में उसका जो समकालीन बहादुर शाह था उसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुमायूं को धन एकत्रित करने की धन की जरूरत थी, ताकि वो अपनी सेना को और संगठित कर सके। ठीक, उसके अलावा का युद्ध, कौन सा युद्ध आता है? दोहरिया का युद्ध। दोहरिया के युद्ध में क्या होता है? 532 में युद्ध होता है। महमूद लोदी अफगान वर्सेज हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोदी हार जाता है। तो देखिए, इसको दोहरिया का युद्ध क्यों कहा गया? आपने पढ़ा होगा, जब बाबर का टाइम पीरियड था तो एक युद्ध उसके समय में हुआ था, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? अफगान वर्सेस किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर जीत गया था। तो अफगान यानी जो अफगान सत्ता थी, क्योंकि अफगान सत्ता को हराकर ही बाबर ने भारत में अपने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, तो उस अफगान बार बार युद्ध कर रहे थे इन लोगों से। तो बाबर तो मर गया, लेकिन अब उसका बेटा जो हुमायूं आता है उससे फिर से अफगान एक बार दोबारा युद्ध करते हैं। तो इसलिए इसी कारण इसको क्या कहा गया? दोहरिया का युद्ध कहा गया। तो 532 में होता है, महमूद लोदी वर्सेज हुमायूं के बीच में होता है। और इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है और महमूद लोदी हार जाता है। ठीक, उसके अलावा देखिए,
एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध था, क्योंकि हुमायूं का अपने शासनकाल में अफगानों के साथ लड़ा गया पहला युद्ध था। देखिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं का पहला सैन्य अभियान तो उसका कालिंजर अभियान था, जहाँ पे उसने प्रतापरुद्र के साथ युद्ध किया, और हुमायूं के जीवन का जो पहला अफगानों के साथ युद्ध था वो कौन सा था? दोहरिया का युद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर आता है चुनार का घेरा। तो देखिए चुनार का घेरा 1531 में तो हुमायूं ने क्या किया आपका, 1531 में तो कालिंजर अभियान किया। 1532 में हुमायूं क्या करता है? दोहरिया का युद्ध करता है। अब बात आती है 1532 में एक और काम होता है, चुनार का घेरा। चुनार का घेरा 1532 में शेर खां वर्सेस हुमायूं। देखिए शेर खां वर्सेस हुमायूं हो जाता है। क्या होता है इसमें कि हुमायूं क्या करता है, चुनार का एक दुर्ग था जिसको जो है क्या करता है, जो किसके कब्जे में होता था? शेर खां, यानी आगे चल के जो शेरशाह सूरी है ये वही शेर खां है। इस शेर खां के कब्जे में था चुनार का घेरा, यानी जो चुनार का जो दुर्ग था वो शेर खां के कब्जे में था। हुमायूं ने इस दुर्ग को कब्जा करने के लिए क्या किया, 4 महीने तक घेरा डाल के रखा था, ठीक है। उसने क्या किया, इस जो दुर्ग था इसको घेर दिया, और कितने महीने, 4 महीने तक इस दुर्ग को घेरे रखा। उसके बाद तब जाके कहीं, लेकिन उसको सफलता तो नहीं मिली। लेकिन जो शेर खां था, शेर खां क्या था, उसने उसकी जो शासन व्यवस्था थी, उसका जो युद्ध कौशल था, बहुत अपने आप में क्या था, बहुत तो युद्ध कौशल में बहुत निपुण था शेर खां। तो उस इसी कारण हुमायूं क्या था, 4 महीने तक भी उस दुर्ग को नहीं जीत पाया था। परिणाम तब बाद में क्या होता है कि 4 महीने तक जब हुमायूं ने उस दुर्ग को घेरे रखा, तो शेर खां की जो राशन सामग्री थी या जो और उसकी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो शेर खां ने क्या किया, एक संधि वार्ता करी। किसके साथ? हुमायूं के साथ। शेर खां और हुमायूं के बीच में एक संधि वार्ता हो जाती है, और इस संधि वार्ता के तहत क्या होता है कि शेर खां कहता है कि भैया क्या करो, इस दुर्ग को अभी मेरे पास ही रहने दो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ। हुमायूं से क्या कहता है कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार करता हूँ, बदले में तुम, अगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा मुझ पर, तुम क्या करो, मेरे बेटे को ले जाओ, जिसका नाम क्या था? कुतुब खां था। तो देखिए चुनार का घेरा जो 1532 में होता है, शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है। और इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो शेर खां होता है, ठीक है, उसने हुमायूं के साथ संधि की थी, और इस संधि के तहत क्या हुआ था, शेर खां ने अपने बेटे कुतुब खां को हुमायूं के पास भेज दिया था, हुमायूं की सेना में भेज दिया था, और दुर्ग क्या था, उसने अपने अपने ही कब्जे में रखा था, ठीक। तो ये भी हो जाता है। उसके बाद देखिए 533 में क्या होता है, 533 में हुमायूं ने दीनपनाह भवन की स्थापना की थी। कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। तो देखिए ये घटनाएं सीक्वेंस वाइज जुड़ी हुई हैं, याद रखेंगे। 531 में हुमायूं ने क्या किया है, कलिंजर अभियान किया है प्रतापरुद्र देव के खिलाफ। 1532 में हुमायूं ने क्या किया, 1532 में उसने, हुमायूं ने जो है अफगान जो दोहरिया युद्ध था उसके साथ लड़ा। उसके अलावा 532 में हुमायूं ने क्या किया, चुनार के घेरे दुर्ग को जो है जीतने की कोशिश की, लेकिन संधि वार्ता के फलस्वरूप वो क्या किया, जो शेरशाह सूरी था उसके बेटे कुतुब खां को लेके अपने पास आ जाता है। अब देखिए हुमायूं ने 533 में दीनपनाह भवन की स्थापना की है दिल्ली में, जो यही दीनपनाह भवन आगे चल के शेर मंडल पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है, तो आप भी पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके अलावा देखिए हुमायूं ने क्या काम किया, हुमायूं ने 535-36 में बहादुर शाह से संघर्ष किया। तो देखिए आपको पता होगा, इसी बहादुर शाह से संघर्ष करने के लिए हुमायूं ने क्या किया था, कालिंजर अभियान किया था। तो ये वही बहादुर शाह है, और 535-36 में इसने बहादुर शाह से संघर्ष किया। हुमायूं के गुजरात अभियान के दौरान बहादुर शाह चित्तौड़ अभियान पर था, ठीक। अब जब हुमायूं अपने गुजरात अभियान में था तो उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ अभियान पे था, और बहादुर शाह ने क्या किया, चित्तौड़ का जो राजा था उस समय का विक्रमजीत, ठीक है, इस बहादुर शाह ने क्या किया कि जो चित्तौड़ का राजा था विक्रमजीत, उसको चित्तौड़ के राजा जो विक्रमजीत था उसको इसने क्या किया था, मजबूर कर दिया था वहाँ पे, ठीक, बहादुर शाह ने। तो जो चित्तौड़ की राजा होती हैं, उनके जो विक्रमजीत होते हैं, उनकी माँ क्या करती है, उसका नाम क्या था, कर्णावती। और वो कर्णावती जो है क्या करती है, हुमायूं को जो है एक राखी बेच के सहायता मांगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हुमायूं क्या था, बहादुर शाह का प्रतिद्वंदी था। तो महारानी कर्णावती हुमायूं को राखी बेचती है और क्या करती है, सहायता मांगती है, ठीक है। लेकिन हुमायूं ने जो है कहते हैं कि कोई भी मदद नहीं की थी, लेकिन हुमायूं ने कोई भी मदद नहीं की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महारानी के द्वारा जो है हुमायूं को राखी बेचकर सहायता मांगी गई थी, तो कौन थी, महारानी कर्णावती थी, लेकिन हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। उसके बाद देखिए आगे चल के क्या होता है, आगे चल है चौसा का युद्ध हो जाता है। कौन सा युद्ध होता है, चौसा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है ये भारतीय इतिहास के। तो देखिए जो चौसा का युद्ध है ये कब होता है, 26 जून 1539 को होता है। किस किस के बीच में होता है, शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है। वही शेर खां होता है जिसने क्या किया होता है, बाबर के समय में आपने पढ़ा था कि जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। उस युद्ध में जो है बाबर के साथ कौन की मदद किसने की थी, इसी शेर खां ने की थी, जहाँ पे उसको बाबर के द्वारा चालाक शत्रु के रूप में भी कहा गया था, ठीक। तो ये वही शेर खां है। ये क्या करता है, हुमायूं जब अपने एक अभियान से लौट रहा होता है तो रास्ते में एक गंगा नदी के ऊपर से जब हुमायूं वापस
वापस आ रहा होता है पुल के ऊपर से, तो ये शेर खां क्या करता है, ये शेर खां हुमायूं के ऊपर क्या करता है, आक्रमण कर देता है और हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसकी जान कौन बचाता है, एक निजाम नाम का एक भिस्ती होता है। ठीक है, एक निजाम नाम का एक भिस्ती होता है, वो क्या करता है, हुमायूं की जान बचाता है। और इसी उपकार के कारण जो है हुमायूं बाद में आगे चल के उस निजाम को जो है एक दिन का राजा बनाता है, क्योंकि उसने उसी की वजह से उसकी जान बची थी। तो उस भिस्ती को क्या करता है, वो हुमायूं आगे चल के एक दिन का राजा बनाता है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध है, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को शेर खां वर्सेस हुमायूं के बीच में होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है, शेर खां जीत जाता है। ठीक, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो चौसा है ये कहाँ पे है, कर्मनाशा नदी के किनारे है। ठीक है, और एक जगह कहाँ पड़ती है, बिहार में। ठीक, तो याद रखेंगे जो चौसा है वो कहाँ पे है, कर्मनाशा नदी के किनारे है, बिहार में। ठीक, उसके अलावा देखिए इस युद्ध के बाद जो शेर खां था, यानी जो शेर खां था उसने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। यानी जो शेरशाह सूरी जिसको हम वर्तमान में जानते हैं, उसका पहले का नाम क्या था, शेर खां था। तो शेर खां जो है अब शेरशाह सूरी के रूप में उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के ढालने व खुतबे पढ़ने के आदेश देता है। यानी वो क्या करता है कि अब वो खुद को, यानी एक तरह से उसने राजा घोषित कर लिया है। अब क्योंकि हुमायूं को उसने हरा दिया, तो क्या करता है वो, जैसे चौसा का युद्ध जीतता है शेर खां, तो शेर खां जो है खुद को शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के खुतबे सिक्के डालने और खुतबे पढ़ने के आदेश देता है। ठीक, उसके अलावा फिर एक और महत्वपूर्ण युद्ध है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। देखिए 1539 में तो चौसा का युद्ध होता है और 1540 में होता है फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 को होता है। ये फिर से एक बार होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, क्योंकि देखिए कोई भी राजा हारता है तो जब तक वो क्या करता है, अपनी खुद से जो है पूरी कोशिश करता है दोबारा अपना राज्य पाने के लिए। तो हुमायूं के द्वारा भी कोशिश की गई थी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। इस युद्ध में हुमायूं ने फिर से शेरशाह सूरी के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में फिर से शेरशाह सूरी जीत गया था। हालांकि इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई अस्करी और हिंदाल भी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके दोनों भाई अस्करी और हिंदाल भी थे। ठीक, तो हुमायूं के अस्करी हिंदाल किस युद्ध में साथ देते हैं, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में साथ देते हैं। लेकिन दोनों भाइयों के साथ होने के बावजूद भी क्या होता है, शेरशाह सूरी हार जाता है। उसके बाद देखिए, यानी जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था, इसके बाद सारी शासन सत्ता किसके पास चली जाती है, पुनः अफगानों के हाथ आ जाती है। यानी जो शेरशाह सूरी था या जो शेर खां था वो क्या था, एक तरह से वो भी अफगान था। तो फिर से एक बार शासन सत्ता अफगानों के हाथ में चली जाती है। देखिए इब्राहिम लोदी अफगान वंश का था। इब्राहिम लोदी से किसने ली थी, इब्राहिम लोदी से ली थी किसने, बाबर ने ली थी शासन सत्ता अपने हाथ में। अब बाबर के बाद हुमायूं से फिर से जो है अफगानों के पास शासन सत्ता चली गई है। ठीक, तो देखिए फिर उसके बाद हुमायूं कहाँ जाता है, देखिए क्योंकि हुमायूं मरा तो था नहीं, सिर्फ हारा था। तो उसके बाद हुमायूं जो है सिंध चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, सिंध चला जाता है। और जो हिंदाल थे, उसका जो सबसे छोटा भाई था हिंदाल, ठीक, हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं मीर अली अकबर जामी, उनके यहाँ चला जाता है। ठीक, तो हुमायूं शरण लेने के लिए कहाँ चला जाता है, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, उनके यहाँ चला जाता है। और उनकी जो बेटी होती है, कौन, मीर अली अकबर जामी की जो पुत्री होती है उसका नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। ठीक, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी बेटी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। उससे वो क्या करता है, 1541 में शादी करता है। यानी जो हुमायूं होता है वो क्या करता है, 1541 में हिंदाल के जो आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली अकबर जामी, उनकी बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है। कब, 1541 में। और 1542 में, ठीक एक साल बाद, हमीदा बानो बेगम से ही किसका जन्म होता है, अकबर का जन्म होता है। यानी अकबर की माँ का नाम क्या था, एक तरह से हमीदा बानो बेगम। ठीक, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद क्या होता है, देखिए हुमायूं 1545 में काबुल व कांधार विजय करता है। देखिए 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हारा, उसके तुरंत बाद 41 में कहाँ चला गया, सिंध चला गया, जहाँ हमीदा बानो बेगम से उसने विवाह किया। और 1542 में अकबर का जन्म होता है। फिर 1545 में वो क्या करता है, काबुल व कांधार जीत जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद दिसंबर 1554 में वो क्या करता है, पेशावर पहुंचता है। उसके ठीक 10 साल बाद कहाँ, पेशावर पहुंचता है। और फरवरी 1555 में क्या करता है, लाहौर विजय करता है, लाहौर को जीत जाता है। तो देखिए ये कहानी कहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए हुमायूं क्या होता है, 1540 में वो उसको बिलग्राम युद्ध में हारता है। उसके बाद सिंध चला जाता है। 1541 में अकबर का, 1541 में शादी करता है हमीदा बानो बेगम से। 1542 में अकबर का जन्म होता है। फिर 1545 में वो क्या करता है, काबुल वो कांधार जीतता है। और अब 1555 में उसने क्या किया है, 1555 में उसने क्या किया है, फिर से एक बार जो है देखिए लाहौर विजय जीत कर ली है 1555 में, फरवरी 1555 में। ठीक, उसके बाद जैसे ही लाहौर जीतता है तो क्या होता है, फिर उसके बाद एक मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। कब, 15 मई 1555 को। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में होता है, देखिए हुमायूं वर्सेस नसीब खां प्लस तातर खां। ये कौन होते हैं, अफगान सरदार होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं, अफगान सरदार होते हैं, नसीब खां और तातर खां। इनसे युद्ध करता है कौन, हुमायूं। और इस युद्ध में क्या होता है, हुमायूं जीत जाता है।
संपूर्ण पंजाब फिर से मुगलों के हाथ में आ जाता है। यानी जो मछीवाड़ा का युद्ध था ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध में क्या हुआ कि संपूर्ण पंजाब की जो शासन सत्ता थी वो किसको मिल गई, मुगलों के हाथ में आ गई। ठीक, और मछीवाड़ा कहाँ पे है, लुधियाना से 19 मील दूर है। कहाँ पे, सतलज नदी के किनारे पड़ती है जगह। ठीक, मछीवाड़ा। उसके बाद क्या होता है, देखिए सरहिंद का युद्ध। उसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध। कब होता है, 22 जून 1555। देखिए 1555 में बहुत काम किए। एक तो इसने क्या किया, लाहौर को जीता फरवरी 1555 में। उसके बाद इसने क्या किया 1555 में ही, एक तो इसने देखिए 1555 में क्या किया है, लाहौर को जीता है। ठीक है, लाहौर को जीता। उसके बाद मई 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध किया, वो भी जीत गया, जहाँ से उसको संपूर्ण पंजाब उसके हाथ में आ गया। उसके बाद ये क्या करता है, सरहिंद का युद्ध करता है 22 जून 1555 को। 22 जून 1555 को क्या करता है, सरहिंद का युद्ध। कौन कौन लड़ते हैं, सिकंदर सूर वर्सेस बैरम खां। अब देखिए मुगलों की तरफ से, यानी जो हुमायूं था उसकी तरफ से कौन लड़ता है, बैरम खां लड़ता है। और ये बैरम खां अकबर के इसमें भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये बैरम खां जो है हुमायूं की तरफ से लड़ता है। और क्या होता है, और अफगानों की तरफ से सिकंदर सूर लड़ता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है, बैरम खां जीत जाता है, और जो अफगान होते हैं हार जाते हैं। और जैसे ही सरहिंद का युद्ध जीतता है उसके बाद इसको क्या होता है, ये दिल्ली की गलती फिर से मिल जाती है, किसको, हुमायूं को। यानी 23 जुलाई 1555 को हुमायूं को फिर से दिल्ली की गद्दी मिल गई। लेकिन ये क्या होता है, ज़्यादा शासन नहीं कर पाता। 1555 में गद्दी मिली, लेकिन 1556 में क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है, जो शेरेमंडल पुस्तकालय था, जो मैंने बताया था कि 1532 में इसने क्या किया था, 1533 में जो दीनपनाह भवन की स्थापना की थी, इसी भवन में एक पुस्तकालय बनाया था इसने, जिसका नाम क्या था, शेरेमंडल पुस्तकालय। ठीक है, इसी शेरेमंडल पुस्तकालय से गिरकर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकारों ने इस शेरेमंडल पुस्तकालय को 5वीं दिल्ली के रूप में माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 5वीं दिल्ली किसे कहा जाता है, शेरेमंडल पुस्तकालय को इतिहासकारों द्वारा 5वीं दिल्ली कहा गया है। ठीक, और इसी शेरेमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हुमायूं के बारे में कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग कथन कहे हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए जो लेनपुल है उनका कहना क्या है कि जो हुमायूं है गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वो तमाम जीवन गिरते पड़ते चलता रहा। आपने देखिए हुमायूं का जो कार्यकाल देखा अभी, इसमें आपने देखा कि हुमायूं क्या था, संघर्ष उसका जीवन में रहा। क्योंकि देखिए पहले वो राजा बनता है 540 तक, फिर युद्ध लड़ता है 539-40 में, और तुरंत फिर जो हारता है तो 5 साल के लिए फिर सिंध चला जाता है, वहाँ जीवन बिताता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे जीतना शुरू करता है, और अपने जीवन के उत्तरार्ध में वो क्या करता है, फिर से दिल्ली की गद्दी हासिल करता है। लेकिन क्या होता है, उसका ज़्यादा सुख भोग नहीं कर पाता। तो इसी तरह लेनपुल कहते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वो तमाम ज़िंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक, उसके अलावा देखिए हुमायूं जो है उसको इंसान काबिल, ठीक है, इंसान कामिल किसने कहा है, अबुल फजल ने कहा है। हुमायूं को इंसान कामिल अबुल फजल ने कहा। और हुमायूं याद रखेंगे अफीम खाने का शौकीन था। देखिए बाबर, जैसे आप बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो बाबर क्या था, बाबर को बागवानी का शौक था। ऐसे जो हुमायूं था, हुमायूं को अफीम खाने का शौकीन था। ये क्या करता था, अफीम खाता था। उसके अलावा देखिए हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा मुगल वंश का जो राजा था जो ज्योतिष पर विश्वास रखता था, कौन था, हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास रखता था। इसी कारण वो 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनता था। जैसे रविवार को पीले रंग के कपड़े पहनता था, सोमवार को सफ़ेद रंग के पहनता था, शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनता था। उसके अलावा देखिए हुमायूंनामा किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो कि फारसी भाषा में है। ये देखिए मैं पहले भी बता चुका था कि जो जैसे बाबरनामा थी, बाबरनामा तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखी है। किसने लिखी है, गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं का जो दरबारी कवि था वो कौन था, ख्वादमीर जौहर। हुमायूं के दरबारी कवि का नाम था ख्वादमीर जौहर, जिसकी रचना क्या है, तराकिल उल वाक़ियात। ठीक, हुमायूं के दरबारी कवि कौन है, ख्वादमीर जौहर हैं, जिसकी रचना है तराकिल उल वाक़ियात। उसके अलावा देखिए हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ पे, दिल्ली में। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ पे था, बाबर का मकबरा तो था कहाँ पे, काबुल में। ऐसे ही जो हुमायूं है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक, और हुमायूं के मकबरे की खासियत क्या है कि सबसे पहले इसमें संगमरमर का प्रयोग किया है। ठीक, और केवल गुंबद में इसका प्रयोग हुआ था, संगमरमर का प्रयोग हुआ था सबसे पहले, और चारबाग शैली में बनाया है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि हुमायूं का मकबरा किस शैली में बनाया गया है, तो चारबाग शैली में बनाया है, और सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। ठीक, और इतिहासकारों ने जो हुमायूं के द्वारा जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था उसको हुमायूं की भूल कहा है। क्योंकि देखिए चौसा के युद्ध के बाद ही हुमायूं का क्या हुआ था, तख्ता पलट शुरू हुआ था। हुमायूं की उसके बाद बिलग्राम का युद्ध हारा, और तुरंत बाद सारी सत्ता उसके पास चलेगी, किसके पास, अफगान वंश के पास। ठीक, तो यहाँ से फिर इसके बाद शुरू होता है आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी यानी सूरवंश स्टार्ट होता है। ठीक,